हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम भारत शर्मा, मैं क्लास 11th एंड क्लास 12th को अकाउंटेंसी पढ़ाता हूं और आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर 1 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नाम से पता चल रहा है ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बना, जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं है। उसका मेन मोटिव क्या है? फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एंड इट्स मेंबर्स। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनको बनाया जाता है सोसाइटी को वेलफेयर प्रोवाइड कराने के लिए, सोसाइटी के लिए उनको बनाया जाता है, ना कि प्रॉफिट कमाने के लिए। इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं है। कैसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ऐसे? जैसे कि स्कूल्स, कॉलेजेस, चैरिटेबल ट्रस्ट, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, क्लब्स, ये सब किसके अंडर में आते हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये किस लिए बनाए गए हैं? टू सर्व द सोसाइटी। पढ़िए, देखिए मेरे साथ साथ क्या लिखा, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। एनपीओ आर हुज मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट। इनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, बट टू सर्व द सोसाइटी एंड इट्स मेंबर। ये किस लिए बनाए गए हैं? सोसाइटी और मेंबर्स को सर्व करने के लिए। एनपीओ आर सेटअप विद द ऑब्जेक्टिव टू फर्दर, कह रहा एनपीओ बनाए गए हैं किस ऑब्जेक्टिव के साथ? टू फर्दर कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ, रिलीजियस, पब्लिक सर्विसेज टू पब्लिक एंड फॉर मेंबर्स एक्सेट्रा। पब्लिक तक और मेंबर्स तक सर्विसेज पहुंचाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ एंड रिलीजियस सर्विसेज को क्या बनाए जाते हैं? एनपीओ बनाए जाते हैं। नॉट विद द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इनका मेन मोटिव किसी भी तरह से प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता। एग्जाम्पल्स लिए हमने, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ऐसे। सबसे पहला आता है मेरे पास स्कूल्स। स्कूल खोले जाते हैं, किस लिए खोले जाते हैं? ताकि वहां पर उस जगह के बच्चे पढ़ाई कर सकें, अच्छी पढ़ाई कर सकें। मान लीजिए किसी गांव में स्कूल नहीं है, वहां के बच्चों को दूर जाना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए, वहां पर एक अच्छा स्कूल खुलवा दिया किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने, तो क्या होगा? वहां के बच्चों को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, उनका समय भी बचेगा, उनका पैसा भी बचेगा और वो अपने ही गाँव में या अपने ही शहर में एक अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे। तो उनको क्या मिल रही है? सर्विसेज मिल रही है। कौन प्रोवाइड करा रहे हैं? चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे कि कॉलेजेस, पब्लिक हॉस्पिटल्स, लिटरेसी सोसाइटी, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के लिए बनाई गई हैं, आर्ट्स के लिए बनाई गई हैं, कल्चर के लिए, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि क्लब्स एटसेट्रा। ये सब किसके अंडर में आते हैं बेटा? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। पॉइंट ये आता है कि अगर ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, तो ये चलाए कैसे जाते हैं? पैसा कहां से आता है? तो हमने लिखा फंड्स रिसीव्ड बाय एनपीओआर। पैसा कहां से आता है? फंड्स कहां से आते हैं? सबसे पहले डोनेशन। पैसा कहां से आता है? डोनेशन से, दान से पैसा आता है। जितने भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होंगे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, स्कूल, कॉलेजेस, इन सब में क्या दी जाती हैं? डोनेशंस दी जाती हैं। डोनेशन से ही ये क्या कर पाते हैं? अपने आप को और अपडेट कर पाते हैं। मेंबरशिप फीस, हमने ऑर्गेनाइजेशन तो बना दिया, लेकिन वहां पर मेंबर्स लेने पड़ेंगे। तो जो मेंबर्स आ रहे हैं उनसे हमने क्या कहा कि आपको वन टाइम मेंबरशिप फीस देनी पड़ेगी, वो कितनी भी जो भी उन्होंने रखी है। तो मेंबर से क्या ली जा रही है? मेंबरशिप फीस ली जा रही है। तो वो भी उसके लिए क्या है? अर्निंग है। उसको हम एंट्रेंस फीस भी बोल सकते हैं। फिर आता है अगला मेन ऑब्जेक्टिव, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन किसको बोला गया? मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनपीओ है, जिन्होंने अपने मेंबर्स बना लिए हैं अराउंड 10,000। 10,000 मेंबर्स उनके पास हैं और उन्होंने अपने हर मेंबर से कहा है कि आपको 1,000 पर ईयर ऑर्गेनाइजेशन को देना है, ताकि हम सोसाइटी को वेलफेयर प्रोवाइड कर सकें। तो 10,000 मेंबर से 1,000 पर ईयर आएगा। अगर आप मल्टीप्लाई करें, कितना बैठता है बेटा? 1 करोड़ रुपया। एक साल में 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाएगा। एक मेंबर कितना दे रहा है? 1,000।
लेकिन टोटल मेंबर्स कितने हैं 10,000, तो टोटल अमाउंट जो एनपीओ के पास पहुंच गया वो कितना पहुंच गया 1 करोड़ रुपए। तो एनपीओ उसको क्या करेगा, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए यूज करेगा। तो ये एक सबसे बड़ी और सबसे मेन इनकम है किसके लिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसके अलावा लोन्स ग्रांट्स जो हमें मिलती हैं, कहाँ से मिलती हैं, गवर्नमेंट से या अदर इंस्टीट्यूशन से। तो लोन्स और ग्रांट्स जो हमें रिसीव होती हैं, ग्रांट किस तरह की, मान लीजिए उन्होंने कहा कि जो शहर का सबसे अच्छा स्कूल होगा हम उनको 5 करोड़ रुपए की ग्रांट देंगे। ग्रांट किस लिए मिली, ताकि आप अपने आप को और अपडेट कर सकें, अच्छी बिल्डिंग हो, अच्छा कल्चर हो, जो भी चीज़ वहाँ पर रिक्वायरमेंट है वो उन पैसों से पूरी की जा सकती है। तो लोन्स या ग्रांट जो गवर्नमेंट या अदर इंस्टीट्यूशन दे रहे हैं उसको भी कहाँ यूज़ किया जा सकता है बेटा, एनपीओ को बढ़ावा देने के लिए। तो पैसा अर्निंग से नहीं आता, पैसा कमाया नहीं जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, डोनेशन से, सब्सक्रिप्शन से, मेंबरशिप फीस, ये सब चीज़ें हमारे को क्या देती हैं, फंड्स देती हैं। उसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन से होते हैं। आपने अब तक जो भी पढ़े हैं क्लास 11th में या क्लास 12th में अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपने देखे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लेकिन यहाँ पर एनपीओ भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है जिनका नाम क्या क्या है। सबसे पहला आता है बेटा हमारे पास रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, सेकंड आता है हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, थर्ड आता है हमारे पास बैलेंस शीट। रिसिप्ट एंड पेमेंट के अकाउंट क्या है, ये जैसे आप वहां पर बनाते थे प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में या पार्टनरशिप बिजनेस में कैश बुक, ऐसी यहां पर बनती है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो हमने लिखा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सेम एज कैश बुक। वहां पर कैश बुक में आप क्या करते थे, रिसिप्ट्स डालते थे, पेमेंट्स डालते थे, ओपनिंग बैलेंस होता था, क्लोजिंग बैलेंस बच जाता था। यही काम हमें कहाँ करना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर करना है। दूसरा आता है बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर सेम किसकी तरह बनाया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह। वहां पर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या बचकर आता था, प्रॉफिट या लॉस। यहां पर हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यहां से भी क्या बचकर आएगा, प्रॉफिट या लॉस। तो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड लास्ट बनता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट ही है, जैसे वहां पर आप बनाते थे लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट, सेम उसी तरह से बैलेंस शीट यहां पर भी बनाई जाएगी। एक एक करके हमें पॉइंट्स पढ़ना है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। बेटा इस चैप्टर में एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं बेटा टोटल 10 मार्क्स के। 10 मार्क्स के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क का, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का एंड एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का। टोटल कितने हो गए, 10 मार्क्स। 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो आता है उसमें वो हमारे से पूछता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर या इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, दोनों चीजें। लेकिन जो 1 मार्क्स में और 3 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं वहां पर आते हैं स्मॉल क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो पहले हमें छोटे छोटे कंसेप्ट्स पढ़ने हैं एक एक करके। जब हम उन कंसेप्ट्स को पढ़ लेंगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं, उसका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, उन छोटे छोटे कंसेप्ट्स को पढ़ना है, जिसमें पहला कंसेप्ट मेरा क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन डैश। जिस भी डेट पे हम ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं उस डेट को हम यहां पर डालेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पर्टिकुलर पीरियड का होगा, उस पर्टिकुलर पीरियड की एंड की डेट पर आप ये रिसिप्ट एंड पेमेंट बना रहे हैं तो फॉर द ईयर एंडेड ऑन, जिस भी डेट पे वो एंड हो रहा है उस डेट के आप यहां पर पुट कर देंगे। दो साइड आती है बेटा, रिसिप्ट्स एंड सेकेंड साइड पेमेंट साइड। डेबिट साइड रिसिप्ट्स एंड क्रेडिट साइड पेमेंट साइड। रिसिप्ट साइड में सबसे पहले आता है ओपनिंग बैलेंस। अगर नया एनपीओ शुरू हो रहा है तो फिर ओपनिंग बैलेंस कोई नहीं होगा, लेकिन अगर पहले से चलता आ रहा है तो ओपनिंग बैलेंस बचा हुआ होगा, जिसे हम बोलते हैं टू बैलेंस बीडी। यहां पर ओपनिंग बैलेंस का मतलब किस चीज का ओपनिंग बैलेंस है, कैश का या बैंक का। हो सकता है खाली कैश हो सकता है खाली बैंक हो सकता है दोनों के बैलेंस गिवन दे। अगर आपको दोनों के दिए हैं तो दोनों के लिखिएगा, एक का बैलेंस देगा तो एक का बैलेंस लिखा जाए। उसके बाद जो जो हमारे पास रिसिप्ट्स आएंगी वो सब कहां डाल दूंगा, रिसिप्ट्स में। पैसा कहां से आता है, सब्सक्रिप्शन से, गवर्नमेंट ग्रांट से, कोई लोन लिया है, कोई एसेट बेची है,
कुछ भी आपको रिसीव्ड हुआ है वो सब आप कहाँ डाल देंगे, टू में। तो मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल टू सब्सक्रिप्शन, टू डोनेशन, टू अदर रिसिप्ट्स। जो भी पैसा आपके पास आ रहा है वो सब आपने किस में डाल दिया, टू में डाल दिया। उसके बाद पेमेंट्स जा रही हैं, पैसा जा रहा है तो बाय पेमेंट्स। पेमेंट कोई भी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी, वेजेस, रेंट, सैलरी, जो भी पेमेंट आप कर रहे हैं वो सब आप पेमेंट्स इसमें डाल देंगे। उसके बाद बच के आ जाएगा आपके पास बेटा बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी मतलब क्लोजिंग बैलेंस। जैसे हम बोलते हैं सीडी मींस कैरिड डाउन, बीडी का मतलब क्या था यहां पर, ब्रॉट डाउन। सीडी का मींस क्या है, कैरिड डाउन। ब्रॉट डाउन जो पिछले साल से उठकर आया है, कैरिड डाउन जो आप नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करेंगे। क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास बचता है कैश का बैलेंस एंड बैंक का बैलेंस। दोनों बैलेंस एक साथ नहीं निकल सकते। अगर आपको कैश और बैंक दोनों दिए हैं तो या तो आपको कैश का बैलेंस बताएगा या बैंक का बैलेंस बताएगा। जो नहीं बताया होगा आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर उसने कैश और बैंक अलग अलग नहीं दिया तो बस सिंपली आप क्या निकाल देंगे फिर, बाय बैलेंस सीडी। दोनों साइड का जो भी टोटल होगा वो यहां पर टोटल मैच हो जाएगा। समझ पाने बाद सेम किसकी तरह बना रहे हैं हम इसको, कैश बुक की तरह। जैसे हम कैश बुक चैप्टर पढ़ते हैं क्लास 11th में, सिंपल कॉलम कैश बुक, सेम ऐसे ही यहां पर हम क्या बना रहे हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सिंपल क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस, रिसिप्ट, पेमेंट, क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस, रिसिप्ट, पेमेंट्स, क्या बचकर आ जाएगा मेरे पास, क्लोजिंग बैलेंस। कैसे करते हैं मैं आपको एक एग्जांपल कराऊंगा इसका। देखेंगे बेटा। फॉलोइंग इज द समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शंस। आपको कैश ट्रांजेक्शंस की समरी दे रहा है ऑफ गुड हेल्थ क्लब फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2018। आपको डाटा गिवन है, नीचे लिखा है फ्रॉम द अबव समरी प्रिपेयर ए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ गुड हेल्थ क्लब फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 में 31 मार्च 2018 के लिए आपको क्या बनाना है बेटा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, हमें फॉर्मेट तैयार करना होगा। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट तैयार करेंगे और फॉर्मेट तैयार करने के बाद उसके अंदर ये वैल्यूज पुट करेंगे। तो ये हमने फॉर्मेट तैयार कर लिया। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2018। रिसिप्ट्स अमाउंट, पेमेंट्स अमाउंट, रिसिप्ट्स अमाउंट्स, पेमेंट्स अमाउंट्स। अब पढ़ते हैं डाटा, क्या क्या चीज हमें वो गिवन दे रहा है, किस तरह से हमें उसको कैलकुलेट करना है वो हम समझते हैं वैल्यूज को। सबसे पहले उन्होंने मुझे दिया ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कैश 70,000, बैंक 3 लाख। ओपनिंग बैलेंस कहां आता है बेटा, 2 में। तो सबसे पहले आप लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी कैश 70,000, बैंक 3 लाख। उसके बाद वो आपको गिवन दे रहा है सब्सक्रिप्शन रिसिव्ड। सब्सक्रिप्शन मिला आपको, सब्सक्रिप्शन के साथ उसने बाइफर्केशन किया 2016-17, 2017-18, 2018-19। 16-17 के मिले 40, 17-18 के 3,75,000, 18-19 के 20,000। कोई मतलब नहीं है कि वो पिछला मिला है, वो अगला मिला है, वो कब का मिला है। आपको रिसिप्ट हुआ है तो आप उसको 2 में डालेंगे। बस आप इतना करें कि जैसे गिवन दिया है लिख करके आप उसी तरह से उसको नोट डाउन करें। तो आपने लिखा टू सब्सक्रिप्शन 16-17, 17-18, 18-19, तीनों सब्सक्रिप्शन आपने यहां पर पुट कर दिए। उसके बाद आपको गिवन क्या दे रहा है देखते हैं ऊपर, डोनेशन फॉर जिम। डोनेशन मिली है जिम के लिए। जिम बनाने के लिए आपको पैसा रिसीव हुआ है 1,64,000। किसी भी चीज के लिए पेमेंट मिला हो, रिसिप्ट है तो कहां आएगा बेटा, 2 में आएगा। तो टू डोनेशन 1,64,000। उसके बाद आपको और क्या दे रहा है, एडमिशन फीस 14,000, लाइफ मेंबरशिप फी 45,000। दोनों रिसिप्ट हुई हैं। एडमिशन फीस भी आपको मिली है तो 2 एडमिशन फीस, 2 लाइफ मेंबरशिप फी 45,000। जो भी पैसा रिसीव हो रहा है वो सब कहां आना है, 2 में आना है। उसके बाद क्या लिख रहा है,
वेजेस एंड सैलरी 55,000, वेजेस एंड सैलरी आपने पे की होंगी, क्योंकि कुछ नहीं कहता तो आप क्या मानते हैं, एक्सपेंस पेड है 55,000। तो वेजेस एंड सैलरी कहां गया, बाय में, बाय वेजेस एंड सैलरी। उसके बाद आपको गिवन दे रहा है बेटा लोकर रेंट, लोकर रेंट कितना 11,000। लोकर रेंट क्या चीज होता है, एनपीओ के अंदर जो हमारा एनपीओ है हमने लॉकर्स बनवाए हुए हैं, जो भी प्लेयर्स या जो भी हमारे पास आते हैं वो उस लॉकर्स को रेंट पर लेते हैं, तो उसका जो रेंट हमें रिसीव होता है वो हमारे लिए क्या है, रिसिप्ट है। रिसिप्ट है तो उसको कहां डाला जाएगा, 2 में। याद रहे एनपीओ के लिए हमेशा लोकर रेंट क्या है, एक रिसिप्ट है। जब तक लिख कर ना दे लोकर रेंट पेड, पेड वर्ड नहीं यूज किया तो ये क्या है, हमेशा रिसीव्ड है। तो लोकर रेंट रिसीव हुआ है 11,000 रुपए, कहां डाला हमने, 2 में। उसके बाद कह रहा है इन्वेस्टेड इन 9% डिवेंचर्स ऑफ XYZ लिमिटेड, हमने XYZ लिमिटेड के डिवेंचर्स परचेज किए हैं, कितने के, 2,40,000 के। तो 2,40,000 रुपए क्या किया हमने, ये सिंपली एक्सपेंस किया है, और एक्सपेंस किया है तो कहां डाल देंगे इसको, बाय में। तो बाय इन्वेस्टमेंट इन 9% डिवेंचर, 9% डिवेंचर इन्वेस्ट कर रहे हैं आप पैसा, ये क्या है हमारे लिए, इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट है तो कहां आएगा, पेमेंट में आएगा, बाय में डाल। जो भी रिसिप्ट्स हैं वो सब 2 में, और जो भी पेमेंट्स हैं वो सब बाय में। मैंने शायद इसको एक्सपेंस बोल दिया बाय मिस्टेक, एक्सपेंस नहीं बेटा, पेमेंट है। उसके बाद लिख रहा है हेल्थ जर्नल्स, ये जो हम एनपीओ, इसका नाम क्या है, गुड हेल्थ क्लब, तो ये लोग अपनी मैगजीन्स छपवाते हैं जिसको नाम क्या दिया गया, हेल्थ जर्नल्स। जर्नल्स क्या होते हैं, मैगजीन्स टाइप, जिसमें जानकारी दी जाती है लोगों को। तो हेल्थ जर्नल के ऊपर खर्चा किया 5,000 रुपए। आप अगर मैगजीन छपवाएंगी तो पेमेंट जाएगी, और पेमेंट जाएगी तो कहां डालेंगे, बाय में, बाय हेल्थ जर्नल 5,000। उसके बाद क्या दे रहा है मुझे, स्टेशनरी 12,500, इंश्योरेंस प्रीमियम 6,760, कोरियर चार्जेस, म्युनिसिपल टैक्सेस, मशीन परचेज, ये सब हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस हैं। तो इन सबको मैंने बाय में डाल दिया, बाय हेल्थ जर्नल के बाद बाय इंश्योरेंस प्रीमियम, बाय कोरियर चार्जेस, बाय म्युनिसिपल टैक्सेस, मशीन परचेज, ये सब मेरे लिए क्या है बेटा, एक्सपेंसेस है या पेमेंट्स है, पेमेंट्स कह सकते हैं हम इनको। फिर कह रहा है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराने न्यूज़पेपर बेचे हैं तो पैसा रिसीव हुआ होगा, ये रिसिप्ट है 300 रुपीज, तो 2 में आ जाएगा, टू सेल ऑफ न्यूज़पेपर 300। उसके बाद हमें क्या दे रहा है, इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस 1740, बैंक से पैसा रिसीव हुआ है तो 2 में डाल देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक 1740, हमने बैंक में पैसे जमा कराए हुए हैं, वहां से हमें रिसिप्ट हो रही है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है। और लास्ट बैलेंस दिया बेटा उसने कैश इन हैंड, लास्ट बैलेंस क्या गिवन दिया उसने मुझे, कैश इन हैंड, तो मैंने बाय बैलेंस सीडी लिखा, कैश का बैलेंस लिख दिया, कितने रुपए, 43,000। अब यहां पे आपको बैंक का बैलेंस क्या करना है, फाइंड आउट करना है। आपके पास बैंक का बैलेंस अवेलेबल नहीं है, ये आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, जिस तरह से कैश बुक की टोटलिंग की जाती है सेम इसी तरीके से टोटलिंग करेंगे हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। सबसे पहले डेबिट का टोटल लगाएं, क्रेडिट का टोटल लगाएं, डेबिट में से क्रेडिट का टोटल माइनस कर दें तो मेरे पास क्या बचकर आ जाएगा, बैलेंस बैंक का, जो कि वैल्यू कितनी आ रही है, 630,410। क्या किया हमने, डेबिट का टोटल लगाया, क्रेडिट का टोटल लगाया, डेबिट में से क्रेडिट माइनस किया तो क्या बचकर आ गया, बैलेंस। क्या बैंक का बैलेंस 2 में भी आ सकता है, डेबिट में भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि बैंक हमें क्या अवेलेबल कराता है, एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के मतलब हमारे बैंक में पैसे नहीं भी हैं हम तब भी क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हमें बैंक से मिल जाती है, तो इसलिए ये बैलेंस कहाँ भी बच सकता है बेटा, 2 में भी बच सकता है। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में बैलेंस हमारे पास कहां पर आ रहा है, क्रेडिट साइड में, तो बाय बैलेंस CD 630,410 बैंक बैलेंस। दोनों साइड का टोटल लगा देंगे, दोनों साइड का टोटल हो गया 10,410,40। क्लियर है आपको, तो बहुत सिंपल सा अकाउंट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं वहां में ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन मिलेगा, और इससे मुझे क्या बनाने होंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मुझे वो गिवन देगा, और इसकी मदद से मैं क्या तैयार करूंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट।
तो आज की क्लास को हम इतना ही रखेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम कंसेप्ट बाय कंसेप्ट आगे चलते रहेंगे। जिसकी जो भी प्रॉब्लम हो वो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करना ना भूलें।